हेलो एवरीवन, और सभी को शुभकामनाएं कि आप लोग बहुत दिनों बाद मेरे से जुड़ रहे हैं। और आज एक अपनी गुड न्यूज़ ये भी है कि क्लास 10th में जो ऑनलाइन मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, क्लास देखते हैं, उनमें से एक बच्चे का सेकंड बोर्ड में 80 में से 75 मार्क्स आए, यानी 100 में से 95। तो ये एक और बच्चा 90 प्लस के रेस में जुड़ गया और उसका रिजल्ट मेरे पास है। अगर कोई कहता है तो ज़रूर उसको दिखाएंगे। आज की क्लास है 9th क्लास, जो पिछली बार चैप्टर 2 भी कंटिन्यूड रह गया था, हाफ कंप्लीट था, हाफ आज हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में कंप्लीट किया था कि सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ये हाफ पार्ट हुआ था। तो वहाँ पर हम पहुँच गए थे एंड जो किया था हमने उसमें यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स तक हमने एंड किया था। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सब कर लिया था। उसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अगर किसी को देखना है तो ज़रूर देखिए, पुरानी वीडियो बहुत अच्छी बनी, देखिएगा जरूर। तो देखिए आज का पहला टॉपिक है कि वाई डू यूकैरियोटिक सेल्स नीड सेल ऑर्गेनेल्स। अब जैसा कि हम जानते हैं प्रो और यूकैरियोटिक, प्रो मीन्स जो कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, उनमें हाफ कंप्लीट न्यूक्लियस होता है, मतलब कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता, कंप्लीट ऑर्गेनेल्स नहीं होते। अब यूकैरियोटिक में कंप्लीट होते हैं, लेकिन क्यों होता है उसका रीज़न है। रीज़न क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स आर एडवांस सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो एडवांस सेल्स होती है एंड ड्यूरिंग वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़, और कुछ ना कुछ लाइफ एक्टिविटीज़ वो करते रहते हैं। तो सेम टाइम लाइक बिल्डिंग न्यू मटेरियल्स, जैसे कि कोई मटेरियल बना रहा है, मटेरियल मीन्स ग्लूकोज है, वो बना रहे हैं, या पैकेजिंग एंड रिमूविंग कर रहा है वेस्ट मटेरियल्स का, और एनर्जी, एक सेल को भी अपनी लाइफ को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही है और एक छोटी सी सेल के अंदर हो रही है। इतनी सी सेल है, बल्कि सेल ऐसी भी होती है और कुछ तो हमें दिखाई भी नहीं देती, इतनी छोटी सेल्स होती है, उनके अंदर ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। उनके अंदर एनर्जी मैकेनिज्म होता है, ठीक है, कि कैसे हम फूड पार्टिकल्स को लेंगे और एनर्जी लेंगे, सब चीज़ उसके अंदर चल रही होती है। इसलिए उनको सेल ऑर्गेनेल्स चाहिए कि अपनी लाइफ को मेंटेन वो कर सके। व्हाट आर सेल ऑर्गेनेल्स? अब कोई पूछेगा भाई सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स का एक सीधा सा एग्जांपल अगर आप देखें, अपनी बॉडी में कई प्रकार के सिस्टम होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है। तो ऐसे ही एक छोटी सी सेल के अंदर हर एक फंक्शन के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम का नाम है सेल ऑर्गेनेल्स। क्योंकि छोटा है इसीलिए वो ऑर्गन नहीं कहा जाता, ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। These are specific structures present inside a cell for a specific function. Like animals have organs for different function. जैसे एनिमल्स में कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे ही उनके अंदर सेल है, सेल ऑर्गन्स। नाम न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे, सारे नहीं लिखे, कुछ लिखे। अब आता है आगे, व्हाट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये नया ऐड हुआ है, लास्ट पिछली साइंस बुक में नहीं था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है। कोई कहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है, ठीक है, लिविंग है, या वो बहुत ही सॉफ्ट है, या वो एक जस्ट लाइक ए जेली है। तो ऐसा कैसे? ऐसे होता है कि इसके अंदर ही जो मॉलिक्यूल्स दिखे, ये मॉलिक्यूल है, इसका एक एंड अभी पता चलेगा। देखो मैं अभी एक एक यूनिट बना देता हूँ, ठीक है। इसका गोला नीचे आएगा, तो हम इसको पढ़ते हैं। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। इन विच मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड लाइक टाइल्स। जैसे टाइल लगाते हैं ना घरों में, एक के बाद एक डिजाइन, ऐसे ही एक के बाद एक डिजाइन में लगे होते हैं। और बिल्कुल जैसे दीवार पे चिपके होते हैं, ऐसे ही चिपके हुए होते हैं। क्यों चिपके हुए क्यों होते हैं पता चलेगा। इन ए मोज़ेक इट इज़ वेरी थिन, बहुत पतले होते हैं, 7 to 10 नैनोमीटर, और इट इज़ मेड ऑफ लिपिड्स। ये लिपिड्स और प्रोटीन्स के बने होते हैं।
किसके, लिपिड्स और प्रोटीन्स के बने होते हैं। द मेम्ब्रेन हैज़ ए लिपिड बाई लेयर, इनकी एक बाई लेयर होती है। द वाटर अट्रैक्टिंग हेड आउटवर्ड्स, ये जो हेड है ये वाटर से जुड़ता है, और जो लिपिड से अट्रैक्ट होता है, जो वाटर से नहीं होता, वाटर रिपेलिंग होता है। द वाटर अट्रैक्टिंग हेड आउटवर्ड्स एंड वाटर रिपेलिंग टेल इनवर्ड्स, ये वाटर अट्रैक्टिंग है, तो ये पानी को अट्रैक्ट करती है, पानी से चिपकती है, ठीक है। और ये जो दोनों है ये वाटर रिपेलिंग है, ठीक है। और बीच बीच में जैसे कि ये दिख रहे हैं, ये हमारे वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन है। ये प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल है, ये ऐसे करके वेरियस टाइप, ये कहीं कहीं पतले से भी होते हैं, कहीं कहीं ज़्यादा मोटे होते हैं। तो ये क्या है, और ये ऊपर जो दिखाई ब्लैक सर्कल में जो दिख रही है, ये लिपिड लेयर, क्या है ये, लिपिड लेयर, ठीक है, समझे। तो ये एक मॉलिक्यूल है, इसका अपर एंड जो है वो हमारा वाटर अट्रैक्टिंग है, ये जो टेल है ये वाटर रिपेलिंग है, तो ये एक दूसरे से आपस में जुड़ जाते हैं। बीच बीच में जो दिख रहा है ये वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन है जो इसके अंदर होते हैं, यहीं से वाटर अंदर जाता है, ठीक है, और बाहर आता है। और लिपिड लेयर, ये लिपिड की लेयर लगी हुई, ऊपर से टच करोगे बिल्कुल सॉफ्ट लगेगा, ठीक। तो ये एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसलिए कहा जाता है कि ये जेली टाइप लगती है, सॉलिड नहीं होती, जैसे जेली होता है ना उस तरीके से ये लगती है। विद प्रोटीन एम्बेडेड इन देयर, ये प्रोटीन हो गया जो कि इनके अंदर एम्बेड है। इट कैन मूव साइडवेज, ये ऐसे ऐसे इधर फिक्स नहीं है, जैसा टाइल तो चिपक गई तो वो फिक्स है, ये फिक्स नहीं, ये साइडवेज मूवमेंट कर सकते हैं, खिसक सकते हैं एक दूसरे के नीचे। एंड रोटेट विद इन द मेम्ब्रेन, रोटेट भी कर सकते हैं, प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन एक्ट्स एज ए गेट कीपर। ये जो है, ये मैंने बताया था ना, यहीं से वाटर एंट्री करता है, यहीं से ऑक्सीजन एंट्री करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये गेट कीपर्स है। यहाँ से कोई एंट्री नहीं होती, जहाँ पर ये प्रोटीन होते हैं इनके बीच में गैप होता है, यहीं से वो एंट्री करते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, जैसे हम जानते हैं एक सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, तो जो लिक्विड भरा होता है, ये एक जनरल टर्म 8th क्लास के बच्चों को पता होती है कि जो एक सेल के अंदर के लिक्विड को, फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इट इज द सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, इट कंटेन्स सब सेलुलर कंपोनेंट, सारे के सारे सब सेलुलर कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं। सेल के अंदर पाए जाने वाले को सब सेलुलर कहते हैं, यानी कि उसके अंदर है, ठीक है। तो सब सेलुलर कंपोनेंट सेल ऑर्गेनेल्स भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ अदर्स कैन बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, कई सारे तो दिखाई देते हैं, कई सारे हमें नहीं दिखेंगे, बहुत छोटे होते हैं। फंक्शन, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म क्या करता है, अब जैसे कि कोई सपोज ये न्यूक्लियस है और ये हमारा दूसरा कोई सेल ऑर्गेनेल्स है, इन दोनों के बीच में कोई भी प्रकार का ट्रांसफर होना है, कोई प्रकार का लेन देन होना है, तो वो किसके थ्रू होगा, वो होगा साइटोप्लाज्म के थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो गया, इट प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी, सेल को फ्लूइडिटी देता है, एंड इट्स पार्ट्स इट्स कंटेन वाटर, उसके पार्ट्स को भी देता है, अंदर मूवमेंट कर सकें जो। इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल, ये शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर अंदर फ्लूइड ना हो तो शेप मेंटेन हो पाएगी क्या, जैसे बैलून है, बैलून के अंदर लिक्विड डाल दो शेप हो गई उसकी, निकाल दोगे शेप मेंटेन हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। व्हाट आर सेल इंक्लूजन्स, इन यूकैरियोटिक सेल्स अ नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर्स फ्रॉम द साइटोस्केलेटन, फाइन फाइबर्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर, ये फाइबर्स होते हैं, विच प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। अब लिक्विड हो गया, पूरा लिक्विड होगा तो फिर कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, तो इसीलिए फाइन फाइबर्स उसके अंदर बहुत फाइन फाइबर्स होते हैं। इनेबल सेल मूवमेंट, और ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेंथ देते हैं, सपोर्ट देते हैं। साइटोप्लाज्म में आल्सो हैव स्टार्च इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में स्टार्च भी होता है, पाउडर जैसा। इन सम प्लांट सेल्स दीज आर सेल इंक्लूजन्स, इन्हीं को सेल इंक्लूजन्स कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाने वाला स्टार्च हो गया या माइक्रोफाइबर्स हो गए, तो वो क्या है, वो सेल इंक्लूजन्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, दिख रहा होगा नीचे आपको, ये हमने एक टर्म पढ़ी थी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस मतलब सेल के अंदर जो भी चीज़ है सबको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म मीन्स लिविंग कंटेंट्स ऑफ सेल, और साइटोप्लाज्म होता है सेल इंक्लूजन्स, ठीक है, ओके,
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियस और उसका फंक्शन क्या है। न्यूक्लियस हमें पता है सेल के अंदर सबसे पहले जिसकी बात होती है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की होती है। तो साइटोप्लाज्म तो एक लिक्विड हो गया, वो तो ख़त्म हो गया उसका काम। पहला सेल ऑर्गेनेल जो है वो है न्यूक्लियस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। एक सेल के अंदर इस प्रकार से न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है वो देखिए। तो ये हमारा पूरा न्यूक्लियस है। ये डबल लेयर्ड होता है। सबसे पहली बात इनर और आउटर मेम्ब्रेन होती है इसकी, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। ये इसके अंदर फिर से एक सर्कुलर पोर्शन है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियस जैसी संरचना होती है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और ये जो दिख रहे हैं ये ऐसे जिग जैग वाला, इसे क्रोमेटिन कहते हैं। इसे क्रोमेटिन मतलब कि ये जेनेटिक मटेरियल है, इंफॉर्मेशन जो इस रूप में आती है। और फिर ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये जो इससे जुड़ा हुआ है इसे ER कहते हैं। ये ऐसे करके जो जा रहा है, मतलब एक न्यूक्लियस से ऐसे 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 जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये फोल्ड, ये एक नेटवर्क बना होता है इससे। तो इसमें क्या होता है, इसमें नोड्यूल्स होते हैं। उन नोड्यूल्स को राइबोसोम कहते हैं। और जहाँ जहाँ ये होता है उसे रफ कहते हैं, क्योंकि इसमें नोड्यूल्स गांठें पड़ जाती हैं। और ये वाला होता है स्मूथ। आगे पढ़ेंगे हमें पता चलेगा। ठीक है, तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अब इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। इसे सेल का कंट्रोल सेंटर कहते हैं। इट इज़ द होम ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस। ये घर होता है कोडेड इंस्ट्रक्शंस का। ठीक है, इट हैज़ अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, ये बता दिया है। इट हैज़ पोर्स टू ट्रांसफर द मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसके अंदर छेद होते हैं जिसमें कि मटेरियल्स आने जाने को रास्ता होता है। ये जो दिख रहा है नहीं, ऐसे करके कहीं छेद होते हैं इसमें। तो उससे क्या होता है, इसके अंदर और बाहर संरचना आती जाती रहती है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, इसके पार्ट्स न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके 3 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस हमने बता दिया कि एक न्यूक्लियस के अंदर राउंड डेंस बॉडी होती है। एक न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में, जैसे बताया था, ये हमारा अगर न्यूक्लियस है तो उसके अंदर ये डेंस बॉडी है, इसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इट इज साइट वेयर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट टेक प्लेस। ये वो जगह है जहाँ पर राइबोसोम पूरा नहीं बनता, थोड़ा मतलब उसका निर्माण शुरू होता है। एंड देन सब यूनिट्स एग्जिट टू साइटोप्लाज्म। फिर ये साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाते हैं टू फॉर्म राइबोसोम। जब ये साइटोप्लाज्म में मिक्स होंगी तब जाके राइबोसोम बनता है। मतलब न्यूक्लियस से बाहर निकल करके वो राइबोसोम कंप्लीट होता है। उसके बाद इसकी जो लेयर मेम्ब्रेन है, जो इसके आउटर मोस्ट उस पर आती है सारे पे, ये जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इट इज़ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन विच एनक्लोजेज द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सभी मटेरियल को इनक्लोज करके रखती है। इट एस्टैब्लिश द कनेक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड सेल। सेल और न्यूक्लियस का कनेक्शन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही बनाती है। न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियस के अंदर भरे जाने वाला फ्लूइड, जो भी फ्लूइड होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ऑल्सो नोन एज कैरियोप्लाज्म। इसका एक और नाम है कैरियोप्लाज्म। इट आल्सो एंड कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसे क्रोमोसोम के रूप में स्टोर किया जाता है। क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, पता है ना, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक मटेरियल है। अब कोई पूछेगा क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ DNA एंड स्पेसिफिक प्रोटीन्स। कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जिनसे ये मिलकर के बनता है DNA के साथ। इट इज़ इन ए नॉन डिवाइडिंग सेल, क्रोमोसोम आर प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। कोई सेल है वो डिवाइड नहीं हो रही तो उसके अंदर क्रोमोसोम को क्रोमेटिन कहा जाता है। अगर वो सेल डिवाइड हो रही है तो उसको क्रोमोसोम कहा जाएगा। व्हेनेवर ए सेल इज टू डिवाइड गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। जब सेल डिवाइड हो जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर क्रोमेटिन ट्रांसफर हो जाता है, उसको क्रोमोसोम कहा जाता है। ह्यूमन्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। मानव शरीर में 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम के। 22 पेयर्स जो होते हैं वो सेम फिक्स होते हैं, उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। और 23rd पेयर जो होती है वो डिफरेंट होती है। मेल के अंदर XY होती है और फीमेल के अंदर XX होती है। इन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। व्हाट इज जीन? जीन क्या है? द फंडामेंटल सेगमेंट ऑफ DNA इज कॉल्ड जीन। किसी भी DNA का जो फंक्शनल सेगमेंट है, जो काम करने वाला सेगमेंट है, उसे जीन कहते हैं। जैसे ये DNA बनाया है, ये DNA स्ट्रक्चर है, तो DNA का जो फंक्शनल सेगमेंट है उसे जीन कहा जाता है। ट्रांसफर्स द ट्रेड्स पेरेंट्स टू न्यूबॉर्न बेबी। ये
पेरेंट्स से जीन जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ट्रेड्स को लेकर के जाता है किसमें, न्यूबॉर्न बेबी। इट इज न्यूक्लियोइड। व्हाट इज न्यूक्लियोइड? न्यूक्लियोइड क्या होता है? इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म देयर इज नो वेल डिफाइंड, ये हमें पता है, हमने पीछे ही पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। जब न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता तो उसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। कई सारी टर्म हैं, आपको आज पूरा क्लैरिफाई हो रहा होगा कि कौन सी टर्म कहाँ पर फिक्स होती है, किस में क्या काम होता है और कहाँ पाई जाती है। तो अगले जो आ गया, व्हाट इज न्यूक्लियोइड? देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सो द रीजन कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो जो रीजन है, ठीक है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई वेल डिफाइंड लेयर नहीं होती जिसके अंदर को उसे रखा जा सके, इसलिए उसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। फिर आता है गोल्जी एपरेटस। क्या होता है? व्हाट इज इट्स फंक्शन? देयर आर स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये दूसरा पहला हमने न्यूक्लियस पढ़ा, अब दूसरा ये है गोल्जी एपरेटस सैक लाइक स्ट्रक्चर। थैले जैसी संरचना होती है, थैला, सैक या पाउच कह दो, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। इट इज लिंक टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इससे लिंक होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रफ और ये स्मूथ, जिधर नोड्यूल्स नहीं है उधर स्मूथ है, जिधर नोड्यूल्स हैं वो रफ। तो इट इज लिंक्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल ऑर्गेनेल्स, डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी इन 1898। 1898 में इनकी डिस्कवरी कैमिलियो गोल्जी ने की थी, उससे पहले ही हुई थी, लेकिन माना नहीं, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया। तो जब देखा गया तो उनके सम्मान में इस एपरेटस, इस ऑर्गेनेल्स का नाम गोल्जी एपरेटस रख दिया गया। इट मॉडिफाइज सॉर्ट्स एंड पैकेज प्रोटीन्स। ये क्या है? ये एक सेल का पोस्ट ऑफिस है, किसी चीज़ को मॉडिफाई करता है, स्टोर करता है, पैक करता है और ट्रांसफर कर देता है इनटू वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, सैचुरेशन। इट इज इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। यहाँ पर लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन होता है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा कि रेड ब्लड सेल्स का जीवन चक्र 120 दिन का क्यों होता है। अभी हमने पढ़ा था कि सेल के अंदर दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये हमने अभी तक पढ़ा। तो ये क्या है? ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि आरबीसी का जो शॉर्ट लाइफ स्पान है वो क्यों है, क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होता तो वो डिवाइड नहीं कर सकता, उसके अंदर डिवीजन नहीं हो सकता। जब डिवीजन नहीं होगा तो उसके अंदर स्पेस आ गया, क्योंकि हीमोग्लोबिन उसके अंदर ज़्यादा आएगा। अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस तो हीमोग्लोबिन उसमें आएगा एंड कैरी मोर हीमोग्लोबिन। इसमें यहाँ करेक्शन कर देते हैं, अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस होगा ये, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है। तो जो न्यूक्लियस नहीं होगा तो उतने एरिया का हमारा स्पेस बढ़ गया, तो उसमें ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन आ जाता है। और जब ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन आएगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उसका जीवन चक्र छोटा है, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, वो डिवीज़न नहीं करता। अब अगला टॉपिक है व्हाट आर राइबोसोम्स। जैसा कि हम जान चुके हैं कि राइबोसोम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक सेल का, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम, दीज आर टाइनी स्ट्रक्चर मे बी प्रेजेंट आइदर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने पिछली वीडियो में न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा था। उस स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि ये ऐसे करके ये ऐसे नेटवर्क एक है, ठीक है। तो यहाँ पर नोड्यूल्स हैं, इन्हीं नोड्यूल्स को राइबोसोम्स कहते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है, ऑफ कोर्स। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसे न्यूक्लियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, ठीक है। और ये खाली है, तो ये होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होता है रफ, क्योंकि इस पर राइबोसोम है, वही राइबोसोम है ये, ठीक है। दे आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज। इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स। इसकी 2 यूनिट होती हैं, लार्ज प्लस स्मॉल, मेड ऑफ RNA एंड प्रोटीन। प्रोटीन और RNA से मिलकर ये बनता है। दे हैव नो मेम्ब्रेन, इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। एंड आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट।
ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ठीक है, अब राइबोसोम 2 टाइप्स के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S जो है वो प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में है, इसलिए 70 का है, बहुत पुराना हो गया। ठीक है, और ये प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी वाली, जैसे कि बैक्टीरिया, कंपोज्ड ऑफ 50S प्लस 30S। अब ये चीज़ जो है आपको आगे आने वाली क्लास से पता चलेगी कि 50 और 30 मिलकर के तो 80 होता है, बट ये 70S कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सब यूनिट्स हैं, और जब सभी यूनिट से मिलकर के बनेगा यूनिट में तो वो 70 गिना जा रहा है। दे आर लार्जर इन साइज़, इनका साइज़ भी बड़ा होता है क्योंकि ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें पाया जाता है ये वाला राइबोसोम, तो इसका साइज़ भी बड़ा होता है। फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, इन सब के अंदर 80S राइबोसोम पाया जाता है, कंपोज्ड ऑफ 60S प्लस 40S। अब देखो फिर से 60 और 40 का टोटल 100 है, बट ये 80S है। ठीक है, आगे पता चलेगा। ये भी 70S और 80S मैंने आगे ही क्लास का ले लिया है, लेकिन अच्छा था, ईजी था, तो मैंने बता दिया। दे आर लार्जर इन साइज, दे आर स्मॉलर इन साइज। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एडवांस्ड है, और एडवांस्ड में क्या होता है, सब चीज़ कॉम्पैक्ट हो जाती है और यूज़फुल हो जाती है, तो ये स्मॉलर है। अब आता है व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। इट इज़ ए लार्ज ऑर्गेनिल दैट सेपरेट्स लाइक ए नेटवर्क, के नेटवर्क की तरह, जाल की तरह फैला हुआ है इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। इट इज़ कनेक्टेड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ये न्यूक्लियस है ना, उससे जुड़ा हुआ रहता है। एंड हेल्प्स इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस लाइक प्रोटीन एंड लिपिड्स, ये हेल्प करता है प्रोटीन और लिपिड के फॉर्मेशन में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये तीसरा सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है। किस किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया नंबर 1, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट नंबर 2, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नंबर 3, जिसके अंदर की ये पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स का है, ये हम जान चुके हैं, RER और SER। राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस पे राइबोसोम होता है, राइबोसोम इसके सरफेस पे नहीं होता, एब्सेंट है। जब राइबोसोम है तो प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन नहीं बनेगा, क्या बनेगा? लिपिड बनेगा, फैट बनेगा। इट हेल्प्स इन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट एंड मॉडिफिकेशन, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, पॉइजन्स एंड स्टोर फैट्स एंड हार्मोन्स। ये सबसे पहले तो हमारे शरीर के अंदर कोई ड्रग्स, कोई पॉइजनस सब्सटेंस है तो उसको ये हटाता है, डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, इसलिए कितना ज़रूरी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे शरीर में होना, डिटॉक्स करता है ये। अच्छा, दूसरा काम है इसका, ये फैट और हार्मोन्स को स्टोर करता है। इसकी अपीयरेंस रफ है, इसकी अपीयरेंस स्मूथ है। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड with enzymes which can break down unwanted proteins, carbohydrate, fat and even damaged part of cell। अगर कोई सेल डैमेज हो जाती है या कहीं से वुंडेड हो जाती है तो आपने देखा होगा धीरे धीरे वो सेल्स ठीक हो जाती है। क्यों ठीक हो जाती है? लाइसोसोम के द्वारा। ठीक है, आपने दवाई खाई, लाइसोसोम एक्टिव हुआ, उसने उस सेल को ही हटा दिया, उस सेल को ही डाइजेस्ट कर लिया, एक न्यू सेल आ जाती है उसकी जगह। ठीक है, इसीलिए हमारे कहीं कट लगता है तो वो रिपेयर हो जाता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो दूसरे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिल्स है वो है लाइसोसोम। इसके अंदर पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जो खुद की सेल को ही खा जाते हैं, इसलिए इसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, आगे क्वेश्चन आएगा भी। ठीक है, तो ये क्या है? ये सेल को क्लीन करता है। कहीं भी कोई चीज़ गंदगी, कहीं कोई चीज़, जैसे हमारे घर में अगर कोई फ्रूट है वो सड़ता है तो हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो ये क्या करता है? ये उसको फेंकता तो है लेकिन बाद में पहले उसको खा जाता है। ठीक है, सफाई कर देता है उसकी, हटा देता है उसको। द क्लीन अप सिस्टम, इसे क्लीन अप सिस्टम भी कहा जाता है या वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि वाई लाइसोसोम इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग और क्लीन अप सिस्टम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या क्लीन अप सिस्टम क्यों कहा? तो व्हेन एनी सेल गेट्स वुंडेड, जब कोई सेल डैमेज हो जाती है, वुंडेड हो जाती है तो बेकार हो जाती है। अब एक छोटी सी सेल है, वो कैसे अपने आप को मतलब हटाए या उसके अंदर की चीज़ों को बचाए, तो उसके लिए
एक सिस्टम बना है, उसका नाम है लाइसोसोम। वो क्या करता है, वो अपने एंजाइम को उस जगह पर ले जाता है, उस जगह पर ले जाता है और वहाँ छोड़ देता है। इससे क्या होता है, पूरी की जैसे कि कोई सेल है, ठीक है, ये वुंडेड हो गई, तो इसके अंदर लाइसोसोम है। लाइसोसोम यहाँ पर एंजाइम देते हैं और ये पूरी सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इतने पावरफुल एंजाइम होते हैं, खुद की सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देयर ओन सेल एंड द प्रोडक्ट्स, और जो बचता है फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन आर रिलीज्ड इनटू साइटोप्लाज्म, वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म में चला जाता है, ठीक है। वेयर दे मे बी रीयूज्ड इन अदर सेलुलर प्रोसेस, यहाँ पर कि वो दूसरी सेलुलर प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं। एक्सप्लेन हाउ ए ह्यूमन स्पर्म सेल कैन ब्रेक द आउटर लेयर ऑफ एग सेल। अब देखो ये एग सेल, ये स्पर्म ऐसे आते रहते हैं, जैसे ही स्पर्म इसके कांटेक्ट पे गया तो वो एंजाइम छोड़ देता है, जिससे कि वहाँ से ब्रेक हो जाती है और उसकी एंट्री खुल जाती है और वो उससे मीटिंग करके उसको फर्टिलाइज कर पाता है, ठीक है। तो sperm cell contain lysosomal enzymes which break down the outer layer of egg cell upon meeting and fertilize the egg cell, ठीक है। अब आता है किसी भी सेल का पावर हाउस, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज अ ब्रॉड शेप डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। डबल लेयर है इसमें, एक आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है, आधा काट के दिखा रखा है, ये आउटर लेयर और ये इनर लेयर है। इनर लेयर को इनर मेम्ब्रेन, आउटर लेयर को आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, ठीक है। तो इट हैज इट्स ओन डीएनए, इसका खुद का डीएनए भी होता है। ये देखो डीएनए दिख रहा है, डीएनए मतलब पता है कैसा होता है, मैंने बताया पहले, ऐसे ऐसे ये डीएनए होता है, ठीक है। एक्स 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 बनता चला जाता है ऐसे, ये डीएनए, ठीक है। मतलब कर्वी टाइप ऐसे होता है, बस ये डीएनए होता है। तो ये इसमें डीएनए इसका खुद का होता है, डीएनए खुद का होता है, इसमें राइबोसोम होता है। तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, इट प्रोवाइड्स एनर्जी। इसको पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल को एनर्जी देता है और सेल फंक्शन कराता है। इसकी दो मेम्ब्रेन हम बता चुके हैं कि आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, पोरस है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है। फोल्डेड मतलब कैसे हो गई है, जैसे ये हमने भी डीएनए बताया, ऐसे ही ये इनर मेम्ब्रेन है, तो ये ऐसे हो गई है, ये ऐसे कर, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आ रहे हैं, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्रिस्टे कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। अब ये क्या करता है, एरिया बढ़ाता है। एरिया बढ़ेगा तो जब एरिया बढ़ता है तो उससे क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस बढ़ती हैं। केमिकल रिएक्शंस बढ़ेगी तो एनर्जी ज़्यादा मात्रा में बनेगी, ठीक है। और एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे भारत देश की करेंसी रुपया है, ऐसे ही यहाँ पर एनर्जी की करेंसी एटीपी। जैसे दीज आर द स्पेशल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये स्पेशल ऑर्गेनेल्स हैं जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये डबल लेयर है इनकी भी, डबल मेम्ब्रेन, एंड देयर ऑन डीएनए, इनका खुद का भी डीएनए होता है। दे हैव राइबोसोम्स, इनके राइबोसोम्स होते हैं, सो दे कैन सिंथेसाइज देयर ऑन प्रोटीन्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का है, ठीक है। और इधर बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है और प्लास्टिड के पास। तीन हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीनों के पास खुद का डीएनए होता है, खुद की इनके ऊपर डबल लेयर होती है, इनके पास राइबोसोम होते हैं। तो ये तीनों ही प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, दो टाइप के प्लास्टिड होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होता है कलर वाला, क्रोमा मीन्स होता है कलर, तो कलर वाले प्लास्टिड, जिसका पहला एग्जाम्पल है क्लोरोफिल, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जिसके कारण उस प्लास्टिड का नाम क्लोरोप्लास्ट। दे आर कलरफुल प्लास्टिड लाइक क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लास्टिड इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल इज ग्रीन पिगमेंट जिसके कारण इसका हरा रंग होता है। ये आपको दिख रहा है, यही हमारा क्लोरोप्लास्ट है। इन क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ सेमी फ्लूइड कॉल्ड स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा है, एंड देयर इज अ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा कॉल्ड क्लोरोफिल। ये जो डिस्क दिख रही है, ये सभी ये डिस्क ही हमारा क्या है,
ठीक है, ये राइबोसोम दे रखा है, ये हमारा इसका डीएनए है, ये डीएनए है ये, ठीक है। तो ये हमने स्ट्रक्चर दिखा रखा है कॉल्ड क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय देम, इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो लाइट एब्जॉर्ब कर ली जाती है, इसीलिए ये चपटा है डिस्क जैसा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द शुगर सिंथेसाइज्ड इज स्टोर्ड इन स्ट्रोमा अलोंग विद स्टार्च, यहीं पर इसी स्ट्रोमा में लाइट एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, विद स्टार्च, स्टार्च के साथ स्टोर होती है, ठीक है। सम अदर कलर्स, अब कभी कभी ये तो ग्रीन पिगमेंट है, कुछ और कलर्स भी होते हैं। कुछ और कलर्स कौन कौन से होते हैं, येलो है, रेड है, पिंक, पिंक के साथ ऑरेंज, यहाँ पर ऑरेंज कलर भी होता है। तो ये जो पिगमेंट है ये फ्रूट्स फ्लावर्स में होते हैं, इनका कारण क्या है, क्यों होते हैं, क्योंकि ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। पॉलिनेटर्स कौन होते हैं, जैसे चिड़िया हो गई, मधुमक्खी हो गई, ये पॉलिनेटर्स हैं। ये पॉलिन ग्रेन को उठा करके, मतलब मेल क्रोमोसोम, मेल जो हमारा एग है उसको उठा करके फीमेल एग तक ले जाते हैं, ओवरी तक ले जाते हैं, जिससे कि वो फर्टिलाइज हो, वहाँ पर फ्रूट बने, फ्लावर बने। तो इसके लिए पॉलिनेटर्स का इस्तेमाल होता है। और वो कैसे होता है, क्योंकि कलर होते हैं वहाँ, जिससे वो अट्रैक्ट होते हैं। अब आते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, दस दे एक्ट एज स्टोरेज सैक। अब क्योंकि ये कलरलेस, तो इनका कुछ फंक्शन नहीं, तो ये स्टोरेज सैक की तरह काम करते हैं, फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, सच एज स्टार्च, जैसे पोटैटो, पोटैटो में सारा स्टार्च जमा होता है, वो कलरलेस है, तो वो ल्यूकोप्लास्ट का एग्जाम्पल है। ऑयल और प्रोटीन्स यहाँ पर स्टोर होते हैं, ठीक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, एट द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। फुल फॉर्म एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ऐसी एडीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, आरएनए की राइबोन्यूक्लिक एसिड है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर को लूज करने की प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। हेलो दोस्तों, तो अब हम आ गए हैं वीडियो के आखिरी पड़ाव पे। अगले 10 मिनट में ये वीडियो अब ख़त्म हो जाएगी, हो सकता है कम में ही ख़त्म हो जाए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पूछिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने, बहुत बहुत मेहनत लगती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस टॉपिक्स ढूंढ के लाता हूँ, फिर उसको ऐसे ही नहीं कि कुछ भी लिख दिया, बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक था हमारा, व्हाट इज़ वैक्यूल, नेम द सेल ऑर्गेनेल फॉर स्टोरेज एंड सपोर्ट। ये मैंने यहाँ पर एक प्लांट सेल बना रखी है, इसमें जो बड़ा सा पार्ट है ये वैक्यूल है, ठीक है। न्यूक्लियस से भी बड़ा होता है ये न्यूक्लियस, ये दिख रहा है आपको न्यूक्लियस है, तो ये वैक्यूल है। इस वैक्यूल को हम क्या समझें, इन ए मैच्योर प्लांट सेल देयर इज यूजुअली वन लार्ज सेंट्रल एम्प्टी सैक। एक वैक्यूल जो होता है बहुत बड़े आकार में लार्ज एम्प्टी सैक की तरह होता है, ठीक है। द वैक्यूल इज फिल्ड विद ए वाटरी फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप, मतलब सेल के अंदर भी कोई फ्लूइड होता है जो उसके अंदर भरा होता है, साइटोप्लाज्म से अलग। साइटोप्लाज्म अलग है, सेल सैप अलग है। फंक्शन, इट स्टोर्स वाटर, मिनरल, सुगर्स एंड वेस्ट मटेरियल। इसके अंदर वाटर, मिनरल, सुगर एंड अदर मटेरियल्स यहाँ पर स्टोर होते हैं। इट मेक्स प्लांट सेल फर्म बाय मेंटेनिंग प्रेशर इनसाइड द सेल। ये प्लांट सेल को फर्म बनाता है। एक पत्ता मुरझाया हुआ देखा होगा आपने, एक पत्ते को खिला हुआ देखा होगा आपने, दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क है वैक्यूल के अंदर लिक्विड का भरा होना। तो जब व्हेन ए प्लांट सेल डज नॉट गेट इनफ वाटर, एक प्लांट सेल को पानी नहीं मिलता, देन इट लूजेस वाटर एंड सेल बिकम लेस फर्म। तो इसके अंदर से पानी निकल जाता है, जहाँ जहाँ पानी चाहिए वहाँ वहाँ वो भेज देता है, अपने पास नहीं रखता। तो जब तक पानी की ज़रूरत पड़ती है तब तक तो वो करता रहता है, पानी ख़त्म तो वो पौधा जो है मुरझा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो शेप है वो उसको पूरे तरीके से फर्म नहीं रख पाता। does not get enough water, then it loses water and cell become less firm, so plant gets wilted। ये देखो मैंने यहाँ दिखा रखा है, ये एक प्लांट है, इस प्लांट का खिला हुआ पानी, ये पौधा है, ये इसके पत्तियाँ सब खिली हुई हैं, ठीक है, ये पत्ती खिली हुई है यहाँ पर, ये
ये भी खिली हुई है, पानी नहीं मिला तो ये ऐसे मुरझा जाती है, ठीक है। इट इज एनक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इसकी जो मेम्ब्रेन है ये, इस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर समटाइम प्रेजेंट। एनिमल सेल्स के अंदर भी वैक्यूल्स होते हैं कभी कभी, किसी किसी एनिमल सेल में होते हैं। एंड हेल्प्स इन टेम्पररी स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। इन एनिमल्स दे स्टोर सम यूजफुल सब्सटेंस सच एज अमीनो एसिड, शुगर एंड वेरियस ऑर्गेनिक एसिड। एनिमल्स में बताया कभी कभी मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, एमिनो एसिड और ऑर्गेनिक एसिड को स्टोर करते हैं। नेम द लार्जेस्ट सेल एंड स्मॉलेस्ट सेल इन लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी सेल और सबसे छोटी सेल का नाम पूछा जा रहा है, क्या नाम है। तो सबसे बड़ी सेल जो है वो है हमारी ऑस्ट्रिच एग की सेल, ये सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी सेल जो है पीपीएलओ। पीपीएलओ शॉर्ट फॉर्म में इसको अगर नाम बताएं तो ये बैक्टीरिया है जिसका नाम माइकोप्लाज्मा है। और छोटे उसमें इसका नाम आप इसकी फुल फॉर्म खुद देखिएगा, ठीक है। फिलहाल बस इसको पीपीएलओ लिखा। ये क्या करता है, ये निमोनिया, ई साइलेंट है, ठीक है, निमोनिया को फैलाता है, निमोनिया इससे फैलता है। हाउ डू मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारा अगला क्वेश्चन। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कैसे ट्रांसपोर्ट अंदर बाहर होता है। ये जैसे कि हमारी सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो कैसे होता है, तो उसको करने के दो तरीके हैं। पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर, इधर से दिखाता हूँ, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, तो हम उसे बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो आपने देखा भी होगा एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जैसे कि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हमने सेल को डाला, ठीक है, ये एक गाढ़ा द्रव है। हाइपरटोनिक मतलब गाढ़ा द्रव जिसमें कि सॉल्यूट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर किसी सेल को डालते हैं ये, ठीक है, तो ये श्रिंक हो जाती है। कुछ देर बाद आप देखोगे ये ऐसे 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 ही हो जाती है। एक अंगूर अगर पूरा खुला हुआ, पूरा फूला हुआ अंगूर है, तो वो ऐसा हो जाएगा। कब, जब पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है, ठीक है। यहाँ पर पानी ज़्यादा मात्रा में था, यहाँ कम मात्रा में था, तो ये H, अंदर H है, बाहर L है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर गया तो ये सूख गया। इसके लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट इज़ कंपेरेटिवली स्लो प्रोसेस, ये स्लो प्रोसेस होती है। दिस ट्रांसपोर्ट ऑन बाय स्मॉल वाटर मोलिक्यूल्स। ये ट्रांसपोर्ट जो होता है पानी में छोटे छोटे कणों के द्वारा या पानी के द्वारा ये होता है। एग्जाम्पल है इसका ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न। अब बात करते हैं इधर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि हमें करना पड़ता है, और जब कोई चीज़ करी जाती है तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट उल्टा होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर होता है। मतलब कि लोअर, ये उल्टा चल रहा है, ऐसे चलेगा, ठीक है। ये बताएंगे कैसे। इट इज़ ए रैपिड प्रोसेस, ये रैपिड प्रोसेस होती है। दिस ट्रांसपोर्ट ऑन बाय लार्ज मॉलिक्यूल्स, ये ट्रांसपोर्ट लार्ज मॉलिक्यूल्स के द्वारा होता है। इसका एग्जाम्पल है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इसको भी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। जैसे कि अमीबा है, अमीबा के अंदर फूड है, लेकिन जैसे कोई फूड मैक्यूल आया, फूड मॉलिक्यूल आया, तो ये ऐसे करके से बना लेता है और ये अंदर चला जाता है। इसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ऐसे ही एक्सोसाइटोसिस है, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस में द सेल, अभी आइए देखो ये डेफिनेशन, द सेल एक्सपेल्स ए वेस्ट मटेरियल एंड अनडाइजेस्टेड फूड। ये भी ऐसे कर, जैसे कि ये अनडाइजेस्टेड फूड है तो ये बाहर कर देता है। अंदर बहुत सारा है, बाहर है ही नहीं, तो क्या हुआ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर चला गया। बाहर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, तो ये बाहर की तरफ भेज देता है। द ट्रांसपोर्ट्स ऑन बाय लार्ज मॉलिक्यूल्स, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के एग्जाम्पल। डेफिनेशन, अब आते हैं हम डेफिनेशन पे, एक बार मैं देख लूँ। डेफिनेशन, एंडोसाइटोसिस की द प्रोसेस ऑफ एंगल्फिंग इन, जैसे बताया था ना अभी, अमीबा के द्वारा भोजन खाना, फूड पार्टिकल्स एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, एग्जांपल अमीबा। अब ऐसे ही द सेल जो खाया है उसके पास कोई डेफिनेट ऑर्गन नहीं है, तो कैसे करेगा, वो बाहर भी कहीं से भी कर देता है। तो वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल करना, अनडाइजेस्ट फूड पार्टिकल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भेजना भी एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है,
प्लाज्मोलाइसिस। इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ ए लिविंग सेल ऑफ प्लांट श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल वॉल। ये दिखा रखा है, देखो ये हमारा ये सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। तो जैसे ही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो सेल वॉल कोई चेंज नहीं करती, सेल वॉल के अंदर कोई चेंज नहीं है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाती है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो पानी है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, पानी बाहर आ गया तो ये क्या होगा, ये पानी इधर से इधर आ गया। ठीक है, पानी बाहर आ रहा है, तो ये जब H2O बाहर आ गया तो सेल श्रिंक्स हो जाती है क्योंकि पानी बाहर आ जाता है। इसको कहते हैं प्लाज्मो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन से पहले ये देखिए, प्लांट सेल का डायग्राम हमने बनाया हुआ है। ये आपको दिख रहा है जिसके अंदर डॉट 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 बना रखे हैं, न्यूक्लियस से चिपका हुआ है वो RER है। ये न्यूक्लियस से ये भी चिपका हुआ है, दूर है थोड़ा सा, लेकिन ये SER कहलाएगा। ये गोल्जी बॉडीज़ हैं, ये लाइसोसोम है। ठीक है, और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेल वॉल है, ये साइटोप्लाज्म है जैसे जितना भी लिक्विड भरा होगा। तो ये सब हमने प्लांट सेल को हमने आपको दिखाया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो गोल्जी बॉडीज। अगर गोल्जी बॉडीज नहीं होगा, गोल्जी बॉडीज क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस की तरह काम करते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं है, पोस्ट ऑफिस अगर नहीं है तो क्या होगा, चीज़ ढंग से पैक नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। देयर विल बी नो प्रॉपर पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन का नहीं हो पाएगा। सो देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अब गोल्जी बॉडीज़ के कारण ही लाइसोसोम बनता है, तो वो भी नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, इससे एक सेल ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। What is cell division? Cell division क्या होता है? It is the process by which new cells are formed from pre-existing cells. Is called cell division. Cell division मतलब कि एक सेल पहले से जो है उसके अंदर डिवीजन होता है। डिवीजन भी दो टाइप का होता है, पढ़ेंगे अभी। तो उसके द्वारा जब वो सेल डिवाइड होती है तो एक नई सेल बन जाती है। ये सेल थ्योरी में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, कि ऑल द सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। Its main benefit is to allow living organism to grow, repair damaged tissue। या तो ग्रो कर पाता है या कोई टिश्यू डैमेज है तो वो रिपेयर हो जाता है, और रिप्रोड्यूस भी हम इसके द्वारा ही करते हैं, सेल डिवीजन के द्वारा ही करते हैं। आगे दो टाइप का ये होता है, मिटोसिस एंड मियोसिस। मिटोसिस और मियोसिस की अगर बात करें, कोई माइटोसिस भी पढ़ता है, मियोसिस भी पढ़ता है। ठीक है, मियोसिस में डॉटर सेल जो डिवाइड होती है उसके सेम नंबर होते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द मदर सेल। जितनी मदर सेल के पास क्रोमोसोम होंगे 46 हैं तो 46 ही होंगे, 46 ही होंगे। DNA जरूर डिवाइड हो जाते हैं बट क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है। जबकि इधर क्या होता है, इसमें 2 स्टेप डिवीजन होता है। मायोसिस में डॉटर सेल्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल्स, 23 हो जाते हैं। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस 2 न्यू डॉटर सेल्स। इसमें 2 नई डॉटर सेल्स बनती हैं, इसमें 4 नई डॉटर सेल्स बनती हैं। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। ये हेल्प करता है माइटोसिस। जैसे हमारी एक्सटर्नल बॉडी है, उसको ये कहीं से कट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है तो उसको रिपेयर कराती है। और जैसे बॉडी बिल्डर्स हैं, उनकी मसल्स बनती हैं तो वो भी मिटोसिस के द्वारा होता है। यहाँ पर क्या होता है, इट रिक्वायर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। ये हमारे बॉडी के इंटरनल जो हमारे सेक्स गैमेट्स होते हैं, सेक्स सेल्स होती हैं, उनको ये डेवलप करता है। जैसे कि मेल्स के अंदर स्पर्म को बनाना और फीमेल्स के अंदर ओवा को बनाना, एग को बनाना। ये हमने बता ही दिया। इट्स सो इक्वल डिवीजन, इट्स सो रिडक्शनल डिवीजन। अब आता है एनिमल में मिटोसिस ऑकर्स कॉमनली इन ऑल सेल बट मियोसिस ऑकर्स ओनली इन टेस्टिस इन मेल्स। ये बता दिया। ओवरीज ऑफ फीमेल टू प्रोड्यूस गैमेट्स, बता चुका हूँ। इन प्लांट्स मियोसिस ऑकर्स ओनली इन एंथर्स। मियोसिस जो है हमेशा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, रिप्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये प्लांट्स के अंदर एंथर बनाते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं, एंड ओवरीज में प्लांट सेल जो है वो एग सेल्स बनाती है। द प्रोसेस ऑफ मिटोसिस एंड मियोसिस मस्ट ऑकर इन कंट्रोल मैनर, अदरवाइज इट कैन लीड टू वेरियस प्रॉब्लम इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर ये कंट्रोल मैनर में नहीं होगी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कोई ट्यूमर बन सकता है, पता चलेगा अभी। इन मैनी एनिमल सेल्स सेल डिवीजन यूजुअली स्टॉप्स। जब कोई सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट पे आती है, एनिमल सेल्स अगर दूसरे एनिमल सेल के कांटेक्ट में आती है तो वो वहाँ पर अपना डिवीज़न बंद कर देती है। ठीक है, विद नेबरिंग सेल, दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशंस। दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशंस। हाउएवर कैंसर सेल्स लूज देयर कंट्रोल। लेकिन कैंसर सेल्स में ऐसा नहीं होता, वो कंट्रोल
लूज कर देती, कंट्रोल मैनर में डिवीजन नहीं होता, कीप डिवाइडिंग, अनकंट्रोलेबली डिवाइड करती हैं एंड लीड्स टू फॉर्म ट्यूमर, और कई प्रकार का ट्यूमर ये बनाती है। एनिमल सोयल शो कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशंस बट प्लांट सेल डू नॉट शो इट बिकॉज ऑफ रिजिड सेल वॉल। प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता, प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग है वो डेड है, तो वो ऐसा नहीं दिखाती। इफ सेल्स डू नॉट डाई, अगर हमारी सेल्स नहीं डाई होगी, देन दे शुड, और इफ दे डाई टू अर्ली प्रॉब्लम्स, अगर नहीं डाई करती तो भी प्रॉब्लम है, और बहुत जल्दी डाई हो जाती हैं, अगर सेल जल्दी मर जाए तो भी दिक्कत, ना मरे तो भी दिक्कत, ठीक है। कैन अराइज इन द बॉडी ऑफ एवरी सेल हैज़ डेफिनेट लाइफ स्पान, क्योंकि हर किसी बॉडी का सेल का लाइफ स्पान बहुत डेफिनेट है, निश्चित है। जैसे हमारे आरबीसी का हर 120 डेज में रिसाइकिल होता है, आरबीसी 120 दिन जिंदा रहती है, उसके बाद वो मर जाती है। एंड फंक्शन, ठीक है। तो बच्चों ये हमने किया 9th क्लास का चैप्टर 2 सेल का एंड। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो, ज़रूर कमेंट करिए। कैसी वीडियो बनी ज़रूर कमेंट करें, बहुत मेहनत से बनाई है, देख सकते हैं।